बिहार में कोई नहीं है। पटना में एम्स के तर्ज पर अस्पताल बनाने का प्रस्ताव बहुत पुराना है, 2003 का ही। उसमें तो मंथर गति से काम चल रहा है और हम मिले थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब से, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि काम में तेजी आएगी। लेकिन यह एक और राज्यों में कुछ मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड किया गया, उत्क्रमित किया गया, तो उसके लिए मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज को, हॉस्पिटल को उत्क्रमित करने का अनुरोध हमने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। दूसरी बात है, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को लेकर और नया जो खाद्य सुरक्षा कानून प्रस्तावित है, उसके मुताबिक फिर गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या का निर्धारण केंद्र करेगा और उसकी पहचान राज्यों को करनी है। और संख्या वो कम है, अलग अलग राज्यों के लिए जो उसमें इंडिकेट किया गया है, उस हिसाब से बिहार में पहले की तुलना में भी कम। तो वैसी स्थिति में इस कानून का लाभ जितने गरीब तबकों को मिल सकता है नहीं मिल पाएगा और दूसरी तरफ असंतोष पनपेगा, तो राज्य सरकारें जिम्मेवार ठहराई जाएंगी। तो इसलिए हमने कहा कि संख्या का निर्धारण राज्यों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर होना चाहिए और अगर संख्या के लिए एक सीमा आप बांधते हैं तो वैसी स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं उनकी पहचान भी केंद्र के द्वारा किया जाना चाहिए। तो हमने ये सवाल जब माननीय उपाध्यक्ष योजना आयोग यहाँ आए थे उस समय भी उठाया था और उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की थी कि राज्य सरकार ने क्या क्या सुझाव दिए। तो मैंने जो सुझाव दिए हैं उन सबों को एनेक्स करते हुए हमने पत्र भेजा है और उनसे आग्रह किया है कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कीजिए। खाद्य सुरक्षा कानून में या तो राज्यों के अंदर जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं उन सबों के लिए सुविधा स्वतः मुहैया हो सके, इसका प्रावधान करें। और अगर आप कोई सीमा लगाना चाहते हैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए अलग अलग राज्य में, तो फिर इसकी पहचान भी केंद्र को करना चाहिए और इसके लिए ज़रूरत पड़े तो स्वतंत्र संस्था का निर्माण कीजिए। उस सीमा के अंतर्गत वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की पहचान करेंगे ताकि किसी प्रकार का असंतोष नहीं पनपेगा, वरना जितनी भी संख्या हो जाए असंतोष बरकरार रहता है। बिहार में केंद्र सरकार के मुताबिक 65 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसमें गांव के अंदर रहने वाले गरीबों के लिए इन्होंने 10% ट्रांजिएंट पुअर के नाम पर गुंजाइश रखी है। तो अगर उसमें 10% जोड़ दें तो ये संख्या अधिक है, 72 लाख परिवार। जबकि हमारे सर्वेक्षण के मुताबिक शहरी और देहाती दोनों जगहों के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की संख्या लगभग 1.5 करोड़ की आती है। परिवार की आबादी नहीं, परिवार की। तो उतने परिवारों के लिए न राशन उपलब्ध कराते हैं और बार बार बिहार में ऊर्जा की कमी को देखते हुए, बिजली की कमी को देखते हुए हम ये सवाल उठाते हैं कि किरासन तेल का कोटा बढ़ाया जाए, लेकिन वो अब तक इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है सर। तो उसके चलते लोगों के बीच इन आवश्यक सामग्रियों के वितरण में कठिनाई होती है और सभी उपाय करने के बाद भी असंतोष रहता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो पिछली सूची जारी हुई उसके बाद 60 लाख शिकायतें आई कि हमारा नाम छूट गया। उनकी जांच हो चुकी है लगभग, और उस संख्या को जब जोड़ा जाएगा जांच के बाद तो जैसा हमने कहा कि लगभग ये 1.5 करोड़ के आसपास जाएगा। तो आखिरकार जब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 1.5 करोड़ है और हमें खाद्यान्न उपलब्ध होंगे 65 लाख 66 लाख परिवारों के लिए,
तो किस प्रकार से इसका वितरण किया जाए। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। जो अमीर राज्य हैं उन्होंने अपने यहाँ विशेष इंतजाम किया है, अपनी तरफ से दिया है। हमारे यहाँ साधन की कमी है, फिर भी हम लोगों ने ये देख कर कि परिवार का आकार घट गया है। जो 65 लाख परिवार की बात है तो उसमें एक परिवार में औसत सदस्यों की संख्या 6.16 है, और जब ये सर्वेक्षण हुआ तो उसके बाद औसत परिवारों की संख्या 4.38 आई है। तो उस हिसाब से आनुपातिक रूप से 35 किलो अनाज जो प्रति परिवार को था, उसको अगर 6.16 पर 35 किलो था तो 4.38 पर ये 25 किलो के पास आता है। वो करते हुए और सभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार को अनाज मुहैया कराने के लिए उस स्तर पर हम लोगों ने अपनी योजना भी बनाई, लगभग 900 करोड़ रुपए सालाना, जिसका बोझ राज्य सरकार के खजाने पर आता है। लेकिन आखिरकार ये दायित्व तो केंद्र का है, राज्य सरकार उसके क्रियान्वयन में सहयोगी है, लेकिन लक्षित जन वितरण प्रणाली की योजना केंद्र की योजना है। इसका वित्तीय भार केंद्र सरकार को उठाना, तो संख्या घटाकर दर्शाने से क्या फायदा है। वित्तीय भार आप घटाने के लिए संख्या घटा देते हैं। जिस समय आप संख्या घटाते हैं और संख्या उससे दूनी है तो फिर कैसे इसका प्रबंधन किया जा सकता है। तो ये तकलीफ हम लोगों के सामने है। इसका जिक्र भी हमने यहाँ किया था और हमने फिर से उनको वो सारे दस्तावेज हम लोगों ने भेजे। नहीं सर, आपने कई पत्र पहले भी इस प्रश्न पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं और लिखते रहे, और फिर जरूरत पड़ मिलेंगे हम। तो आप लोगों को याद होगा एक सर्वदलीय शिष्टमंडल भी दिल्ली गया था, और सर्वदलीय शिष्टमंडल ने खाद्य एवं कृषि मंत्री से भी मुलाकात की थी, पेट्रोलियम मंत्री से भी हम लोग मिले थे किरासन तेल की कोटा को लेकर। तो हम लोग अपनी तरफ से कोई चीज़ छोड़ते नहीं, अपना प्रयास जारी रखते। तो चूँकि श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया जी ने इस पर ये जिज्ञासा प्रकट की कि आप लोगों के क्या विचार हैं, जरा हम भी जानना चाहते हैं। तो हमने पूरा भेजा है और कहा है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। जी सर, पहले भी आप कई पत्र लिखे हैं और लगातार बिहार सरकार की तरफ से कई मंत्री पत्र लिखते रहे हैं विभिन्न बातों को लेकर के, लेकिन क्या लगता है सरकार केंद्र से रिस्पांस देती है पत्रों के कि नहीं? नहीं, हमारे कई मामलों में तो रिस्पांस कमज़ोर है या नहीं है। जैसे कोसी के पैकेज की बात, उनके पुनर्वास के पैकेज की बात वो नहीं है। विशेष राज्य के दर्जा की बात देना तो बाद की बात है। अभी प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय शिष्टमंडल मिलना चाहता है, तो उसका भी रिस्पांस पॉजिटिव अब तक नहीं है। फिर स्टेट हाईवे को लेकर है, जो केंद्रीय एजेंसीज का काम है वो बहुत ही ढीला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रगति बहुत कम है, 25% भी अभी प्रगति नहीं है। तो इन सब मसलों में तो बिहार सफ़र करेगा, बिहार पिछड़ रहा और बार बार हम लोग उठा रहे हैं। तो कई ऐसे मामले हैं, और फिर जिन मामलों का हमने आपको जिक्र किया, ये कुछ ऐसे विषय हैं। और फिर बिजली को लेकर है। अब कोयला के लिंक के लिए हम लोग सवाल उठा रहे थे, बीच में पानी की बात आ गई, तो समस्या घटने के बजाय बढ़ रही है। तो पूरी वस्तु स्थिति हम केंद्र के समक्ष रखते हैं और लोगों को भी हम इसकी जानकारी देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस बात को लोग समझें और बिहार के हित के मसले पर हम सभी एकजुट रहें। आरोप प्रत्यारोप के बजाय अगर बिहार के सब लोग एकजुट रहेंगे तो आज न कल केंद्र को हमारे साथ न्याय करना हो। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पर उसको जो कहना कहे। लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट पर जो भी कार्रवाई केंद्र को करना चाहिए वो केंद्र कार्रवाई करे, और इस विषय पर संसद में बहस होगी तो सब लोग अपनी बात रखेंगे। और वो जो बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ वो तो इस देश के लिए एक बहुत ही बदनुमा धब्बा है, हमारे पूरे समाज के लिए। वो नहीं होना चाहिए था, वो हुआ। तो वो तो उसके संबंध में बहुत पुरानी बात है और बहुत देर से रिपोर्ट आई है।
लेकिन एक बात पर मुझे घोर आश्चर्य होता है और वो ये है कि 1992 की घटना है और 93 में केंद्र सरकार की तरफ से ही अयोध्या पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित हुआ था। हम लोग सांसद थे उसमें और ये बात साफ हुई थी कि केंद्र सरकार में जो लोग थे उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं की। यानी उस समय की केंद्र की सरकार भी जिम्मेवार है। ये बात उससे साफ होती है कि हर समय उनको सूचना मिलती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस पूरे प्रकरण में अगर पीछे जाए तो ताला खुलवाने से लेकर शिलान्यास करवाने में कांग्रेस की भूमिका रही है, मतलब नरसिंह राव सरकार के पहले भी। ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले में कांग्रेस या कांग्रेस की सरकारों पर कुछ नहीं कहा गया, तो ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर उत्पन्न करता है कि भाई इतने वर्ष के बाद 1993 में गठित होकर के 16-17 साल के बाद अगर कोई रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में जो लोग और भी दूसरे लोग कसूरवार हैं, कांग्रेस भी कसूरवार है, उसका कोई जिक्र नहीं आता। दरअसल कांग्रेस पार्टी भी समान रूप से दोषी है। एक तो स्नेह स्नेह ये वातावरण बनाया, नंबर 1, और नंबर 2, जब वहाँ की स्थिति बिगड़ रही थी तो उस समय जो हस्तक्षेप करना चाहिए था, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करके या कुछ वो पूरा का पूरा इलाका था, एक प्रस्ताव यह भी आया था कि उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए ताकि सेंट्रल फोर्स वहाँ ससमय कार्रवाई कर सके, तो ये सब कुछ नहीं किया गया। तो ये जरूर आश्चर्य पैदा करता है। और हमें अच्छी तरह याद है कि 92 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त किया गया तो उसके बाद नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। उस चर्चा में जनता दल के सांसद के रूप में हमने भी भाग लिया था। और जो कांग्रेस का कसूर है वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो यह भी है कि एक कमीशन तो जिन लोगों के बारे में आया उसके बारे में केंद्र सरकार सक्षम है, जो भी कार्रवाई करना अपनी कार्रवाई करे। लेकिन ये जो पक्ष है तो मुझको ऐसा लगता है कि पूरे तौर पर जिन लोगों का इसमें रोल है उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें